हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी सेकंड लेक्चर ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कल के क्लास में हम लोग एक भी ऐसा सवाल नहीं किए थे जिसमें अल्फा वेरिएबल हो, है ना। और अल्फा जो है वो एक्चुअल में वेरिएबल ही होता है, जो रियल सिनेरियो है उसमें अल्फा वेरिएबल होता है। तो अल्फा दो तरीके से वेरी कर सकता है किसी रॉड के लिए, वो टेम्परेचर के साथ भी वेरी कर सकता है और पोजीशन के साथ भी। रॉड का अगर मतलब मटेरियल्स अलग अलग जगह अलग अलग हो तो फिर उसका अल्फा अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हो सकता है। और अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो टेम्परेचर के साथ भी वेरिएशन हो सकता है अल्फा का। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल ऐसा दे दूं कि एक रॉड है, ठीक है सर, इसका लेंथ है एल नॉट, ठीक। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ रॉड, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ रॉड इज अल्फा इक्वल टू ए प्लस बी टी, ठीक है। ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर, ठीक है सर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड एक्सपेंशन इन रॉड, फाइंड एक्सपेंशन इन रॉड if temperature is changed from T naught to T naught। हम आपसे कह रहे हैं सर कि रॉड का अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन है। रॉड का अल्फा क्या है? अगर यहाँ पे टेम्परेचर 100, मान लो कि टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो टेम्परेचर अगर 100 होगा तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस 100 भी। अगर टेम्परेचर 200 होगा तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस 200 भी, ठीक है। तो अब उसमें क्या कह रहा है कि टेम्परेचर एक्चुअल में शुरुआत में कितना था, कुछ टी नॉट था और बढ़ के कितना हो गया 2 टी नॉट। तो बताओ कितना एक्सपेंड किया, ठीक है। क्या मुझे एक बात बताइए कि मान लो ये रॉड है, ठीक है, एक रॉड है। उस समय पे किसी रॉड का लेंथ एल नॉट है और उसका टेम्परेचर है टी, टेम्परेचर है टी। तो इस समय पे इसका अल्फा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी टी। तो अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा बदलेंगे तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल नॉट इंटू ए प्लस बी टी इंटू डी टी या डेल्टा टी, है ना। या मान लीजिए कि डी एल हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एल नॉट ए प्लस बी टी इंटू डी टी, यस और नो। टेम्परेचर को T से T प्लस डी टी किया तो लेंथ जो है वो एल नॉट से डी एल थोड़ा बढ़ गया, एल नॉट से डी एल थोड़ा बढ़ गया। इज दैट ओके? बोलो समस्या क्या। अब हमको क्या कह रहा है, अगर हमको टोटल डेल्टा एल चाहिए, टोटल एक्सपेंशन चाहिए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे जो एक्सपेंशन हो रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, उन सारे एक्सपेंशन को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने की उसी प्रक्रिया का नाम है। तो हम लोग किसको जोड़े, इसी को ना जोड़े, माने इसी को इंटीग्रेट करें। क्या इंटीग्रेट हो जाएगा, एल नॉट ए प्लस बी टी इंटू डी टी। टेम्परेचर कहां से कहां तक जाना चाहिए, टी नॉट से। ये इंटीग्रेशन तो कठिन नहीं है, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, एल नॉट बाहर आ जाएगा। इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट कर लें, कितना, इंटीग्रेशन ए डी टी प्लस इंटीग्रेशन बी टी डी टी, यस और नो। तो एल नॉट बाहर, ए बाहर हो जाएगा ना, जीरो, सॉरी लिमिट नहीं डालने हैं अभी। इसमें लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, इसमें भी कितने लोग हो कि ये इंटीग्रेट कर सकते हो, ए इंटू इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन डी टी इज टी, तो ये हो जाएगा ए टी। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, ठीक है क्या। तो पहला वाले में कितना हो जाएगा, ए इंटू 2 टी नॉट माइनस, और दूसरा वाले में क्या हो जाएगा, बी बाई टू इंटू बी बाई टू इंटू 2 टी नॉट का स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर। तो दैट इज 4 टी नॉट का स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर, 4 टी नॉट का स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर। इज दैट ओके? तो ये वैल्यू कितना होगा,
एल नॉट इंटू ए टी नॉट, और यहाँ पे बी इंटू 3t0 स्क्वायर बाई, ये क्या आ गया आपका टोटल एक्सपेंशन। इज दैट ओके? कोई दिक्कत क्या? तो हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन कर लिए, एक सवाल जरूर तुमको मिलेगा ऐसा टेम्परेचर का और एक पोजीशन का। तो एक सवाल हम लोग कर लिए जिसमें कि अल्फा वेरी कर रहा था टेम्परेचर के साथ, एक सवाल करेंगे जिसमें अल्फा वेरी करेगा पोजीशन के साथ। कोई दिक्कत क्या इसमें? पहले इसको लिखो, डन। और क्या कर सकता है इसमें? जैसे एक रॉड है ना सर, ऐसा हो सकता है कि रॉड का मटेरियल अलग अलग जगह अलग अलग हो, डेंसिटी का ही वेरिएशन हो, उसकी वजह से अल्फा भी अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि एक रॉड है जिसका लेंथ है एल नॉट, जिसका लेंथ है एल नॉट, इंड ए और ये इंड बी। इंड ए से एक्स दूरी पे, इंड ए से एक्स दूरी पे अल्फा का वैल्यू जो है वो है आपका a प्लस बी एक्स। यार एक मिनट सुनो, इन दोनों इंड को ए बी, वहां ये इंड नहीं है ना, ए एंड बी इज अ कांस्टेंट, ए एंड बी इज अ कांस्टेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी देन फाइंड नेट एक्सपेंशन इन रॉड, नेट एक्सपेंशन इन रॉड। कैसे करेंगे? अब इसमें पूरे रॉड के लिए हर जगह अल्फा सेम था क्या? पिछला वाला केस में क्या था? पूरे रॉड के लिए हर जगह अल्फा सेम था एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, नहीं तो इसीलिए लेंथ की जगह पे एल नॉट ले लिया, उस टेम्परेचर का अल्फा ले लिया। नहीं, इस सवाल उस सवाल में फर्क क्या है कि इसमें अलग अलग पोजीशन पे अल्फा अलग अलग है, टेम्परेचर के साथ अल्फा वेरी नहीं कर रहा है लेकिन पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। इज दैट ओके? तो एक बात बताओ, इसको, इस सवाल को क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं यहाँ पे और उस टुकड़ा के एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उस टुकड़ा का पोजीशन फिक्स है तो उसका अल्फा भी फिक्स्ड होगा, है ना? तो अगर मान लो कि यहाँ ये सवाल लिख लिया क्या आप लोग? नहीं, पहले सवाल लिखो, पहले सवाल लिख लियो। क्या करना चाहिए हमको, सो बताओ जरा। क्यों लिए dx लेंथ का एलिमेंट x डिस्टेंस पे? क्योंकि यहां से यहां के बीच में दूरी जो है बहुत, dx इज वेरी स्मॉल, तो यहां से यहां के बीच दूरी का परिवर्तन मामूली सा है या नेग्लिजिबल है, तो यहां से यहां के बीच में अल्फा भी वेरी, तो अगर अल्फा वेरी नहीं कर रहा है तब हम एल अल्फा डेल्टा टी यूज कर सकते हैं, है ना? तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इस टुकड़ा का लेंथ है dx, इस टुकड़े का लेंथ है dx, है ना? और इसका अल्फा कितना है? a प्लस बी एक्स। और टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा dl से, है ना? इस dx और इस dl में क्या रिलेशन होगा? dl इज इक्वल टू, रुको तुम जो, dl इज इक्वल टू dx इज ओरिजिनल लेंथ, अल्फा इज हाउ मच? इस पर्टिकुलर पोजीशन का अल्फा कितना है? यहां से यहां के बीच अल्फा का वेरिएशन बहुत कम, तो लगभग लगभग यही अल्फा यूज कर सकते हैं, तो अल्फा की जगह पे हो जाएगा a प्लस, और टेम्परेचर का चेंज कितना है? डेल्टा टी, जो कुछ होगा 10 20 100 50 कुछ ना कुछ होगा, ठीक है क्या? अब इस तरीके का इलोंगेशन, इस तरीके का एक्सपेंशन सब में आ रहा है, इस तरीके का एक्सपेंशन सब में आ रहा है। तो अगर हम टोटल डेल्टा एल निकालना चाहते हैं तो सारे डीएल को जोड़ना होगा, सारे डीएल को, छोटे छोटे चीजों के जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर ले, किसको इंटीग्रेट कर ले? इसको इंटीग्रेट कर ले। इंटीग्रेशन में क्या क्या आएगा? a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, ये जो डेल्टा टी है दैट इज कांस्टेंट फॉर कंप्लीट रॉड, पूरे रॉड के लिए का, हर रॉड का हर एलिमेंट का टेम्परेचर कितना बढ़ा है? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज अ कांस्टेंट, पोजीशन के साथ इसका वेरिएशन, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए। अब ये इंटीग्रेशन में x जो है वो कम से कम कितना होगा और ज्यादा से ज्यादा x कितना हो सकता है? x अगर बहुत कम होगा तो कितना होगा? 0।
ज्यादा से ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, तो इसमें लिमिट किसका कहां से कहां तक जाएगा, 0 से इधर, ओके। अच्छा ये इंटीग्रेशन कितने लोग कर सकते हो, पहले वाले का क्या होगा, डेल्टा टी रहने दो अंदर बाहर, पहले वाले का क्या हो जाएगा, ए एक्स ए इंटू डी एक्स दैट इज ए एक्स, अब बी एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से एल नॉट, कहो हाँ। तो अब क्या करें हम लोग बताओ, आंसर लिख देना, कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू ए एल नॉट प्लस बी एल नॉट स्क्वायर बाई 2, बी एल नॉट स्क्वायर बाई, दैट इज योर डेल्टा एल, दैट इज योर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का छापो। ये दो छोटा छोटा चीज था जो हमको डिस्कस करना था। चलो ये डन हो गया। अब हम लोग एक चीज देख रहे हैं, एक बाई मेटालिक स्ट्रिप को अगर ये करेंगे, हीट करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसको फ्रीली छोड़ दिए तो फिर उसके साथ क्या होगा। जैसे मान लो हमारे पास एक रॉड है जिसका थिकनेस, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको, एक रॉड है जिसका थिकनेस हम लोग लिए हुए हैं टी, ठीक है, और लेंथ है कुछ एल नॉट, और अल्फा है इसका अल्फा 1, इसका अल्फा है अल्फा 1। एक दूसरा रॉड है सर, दूसरा रॉड है, सॉरी उसका थिकनेस है टी और उसका अल्फा है अल्फा 2, ठीक है। और इसको अब हम लोग क्या किए, इसके टेम्परेचर को बढ़ाए, हम ऐसा बोल दे रहे हैं आपको कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 1 का वैल्यू ज्यादा है और अल्फा 2 का वैल्यू कम है। तो जब हम इसको हीटअप करेंगे तो अल्फा 1 वाला ज्यादा एक्सपेंड करेगा और अल्फा 2 वाला, और इन दोनों को तो हम वेल्ड किए हुए हैं, है ना, और हम इसको एकदम रख दिए, फ्रीली छोड़ दिए, तो ये क्या करेगा पता है, ये बेंड कर जाएगा। ये क्या करेगा, बेंड कर सकता है इधर की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। किधर बेंड करेगा ये निर्भर करता है कि अल्फा किसका ज्यादा है। मान लो कि इधर की तरफ बेंड किया, मान लो इधर की तरफ बेंड किया, ठीक, नीचे में ये वाला और ऊपर में ब्लू वाला, ठीक है। ऐसा अगर बेंड किया तो ऐसा बेंड इसीलिए होगा क्योंकि ऊपर वाले का अल्फा ज्यादा है, जिसका अल्फा ज्यादा एक्सपेंड ज्यादा करना चाहिए, तो आउटर अगर पेरिफेरी पे जो रहेगा उसका लेंथ ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि तुमको सर्कल का एक प्रॉपर्टी मालूम होगा, ये रेडियस आर है और एंगल ये सेंटर पे बना रहा है थीटा और ये लेंथ एल है, तो एल बराबर क्या होता है आर थीटा। अगर दोनों ये ग्रीन वाले और ब्लू वाले दोनों के लिए एंगल तो सेम है, लेकिन जिसका रेडियस ज्यादा उसका लेंथ भी, जिसका आर ज्यादा उसका लेंथ भी, तो इसमें से किसका रेडियस ज्यादा है, ग्रीन वाले का कि ब्लू वाले का, ऊपर वाले का रेडियस ज्यादा है, उसका लेंथ ज्यादा होगा, होना भी चाहिए क्योंकि अल्फा 1 का वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा एक्सपेंड करेगा, इज दैट ओके। और यहीं पे अगर अल्फा 1 का वैल्यू कम होता तो फिर ये इधर की तरफ एक्सपेंड ना हो, बेंड ना हो करके ऊपर की तरफ बेंड हो जाता ताकि बड़ा लेंथ किसका हो जाता, अल्फा 2 वाले, ठीक है क्या। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज कि बेंडिंग ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप, बेंडिंग ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप। सुनना मेरी बात, हम लोग इसको हीट किए कितना से, टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से इंक्रीज कर दिए तो ये क्या हो गया, बेंड हो गया। और हमको अब इच्छा है कि हम पता करें कि इस बाई मेटालिक स्ट्रिप का जो बेंडिंग हुआ है इस कर्व का रेडियस
क्या है। तो यार कर्व का रेडियस ग्रीन वाले का अलग होगा और ब्लू वाले का, यस और नो। तो सुनना मेरी बात, अगर मैं इसको, ये जो ग्रीन वाले है इसके बीच से एक लाइन खींच ले, इस रेडियस को हम लोग बोल देते हैं आर, इस रेडियस को हम लोग बोल लेते हैं आर, ठीक है। और ऊपर में भी एक रेडियस ऐसा ही बना लेते हैं, ऊपर में भी एक रेडियस ऐसा ही बना ले, मतलब आर्क ऐसा ही बना लेते हैं, एकदम बिल्कुल बीच से, ठीक, बिल्कुल बीच से। तो ये थिकनेस कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाले का आधा और नीचे वाले का, ओवरऑल थिकनेस कितना था, टी, आधा थिकनेस t/2, ये भी t/2, ये भी t/2, ये भी t/2, यस और नो। तो ये जो हम लोग पिंक कलर का बनाए हैं लाइन, इसका लेंथ कितना होगा, t, नीचे से t/2, ऊपर से भी t/2, तो दैट इज t। तो अगर हम ग्रीन कलर वाले का मिड पॉइंट तक का रेडियस को r बोले, तो ऊपर वाला जो ब्लू कलर वाला है उसके मिड पॉइंट तक का रेडियस कितना हो जाएगा, r प्लस t। कहो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। करना क्या चाह रहे हैं अभी, इस रेडियस का वैल्यू पता करना चाह रहे हैं, है ना। एक बात बताओ कि ये वाले का जो लेंथ है, इस वाले का लेंथ तो ऊपर वाले के हिसाब से आएगा, कितना हो जाएगा इसका लेंथ, L0 प्लस L, सिर्फ इंक्रीमेंट इन लेंथ नहीं चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए, L0 प्लस L0 अल्फा 1 इंटू डेल्टा। कोई दिक्कत, नीचे वाला जो ग्रीन कलर वाला है, इसका यहां से यहां तक का अगर हम लोग लेंथ पता करना चाहें तो ये लेंथ कितना होगा, L0 प्लस L0 अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा। बोलो, ये अलग आर्क है, ये अलग आर्क है, ऊपर वाला आर्क बड़ा है, नीचे वाला आर्क, ऊपर वाले का रेडियस ज्यादा है, नीचे वाले का रेडियस, लेकिन ये दोनों आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो सेम एंगल बना रहा है, कहो हाँ। तो ऊपर वाले के लिए, अच्छा एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L बाई, तो ऊपर वाले के लिए जो एंगल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ये लेंथ डिवाइडेड बाय ऊपर वाला रेडियस, ये लेंथ कितना है, L0 प्लस L0 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, दिस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय इस वाले का रेडियस, इस वाले का रेडियस कितना, r प्लस, वो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, है ना। छोटे वाले के लिए थीटा का वैल्यू क्या लिखे, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ कितना, L0 प्लस L0 अल्फा 2 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला लेंथ डिवाइडेड बाय r, दैट इज अगेन। तो क्या इस दोनों को बराबर लिख सकता हूं, कहो दिक्कत है क्या, पक्का। अब हम इस वाले को इधर लेके आ जाते हैं, इस वाले को उधर लेके चले जाते हैं, L0 L0 काट देते हैं, तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू r प्लस t बाई r। कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक। अब यार एक काम करूं, क्या करोगे, नहीं नहीं हम ही करेंगे, पैसा क्यों लेते हैं, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 2 की पावर -1 इज इक्वल टू r प्लस टी बाई आर। देखो एग्जैक्ट तो यही है, लेकिन हमको पता है इस चैप्टर में अल्फा अल्फा होता है छोटा, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। जनरली बुक में एक अप्रोक्सीमेशन सब जगह हर बुक में ही यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी एक r का वैल्यू आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो अब जरा बताओ, इस वाले को नीचे ला सकते हैं, अगर अल्फा 2 डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा 1, ये नीचे आ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा माइनस अल्फा 2
ये क्यों नीचे है? क्योंकि इसको हम लोग बहुत स्मॉल मान लिए 1 से। वो किसके बराबर हो जाएगा? इसको भी डिवाइड कर दें, 1 प्लस टी बाई आर। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, थोड़ा ध्यान देना, 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस नहीं 1 माइनस पहला वाले का हो गया, दूसरे वाले का करेंगे तो प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी बाई आर, 1 प्लस टी बाई। तो ये डेल्टा थीटा का अल्फा 1 अल्फा 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -6 के रेंज में जो है एक, और दो का हो जाएगा तो 10 टू द पावर -12 के रेंज में चला जाएगा, तो वेरी वेरी स्मॉल। तो इस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो बच क्या जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टी बाई, कहो हाँ, 1 1 खत्म हो गया, तो ये डेल्टा थीटा था ना। अच्छा, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टी बाई आर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? टी अपॉन अप्रोक्सीमेटली जो है ये टी अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा। कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? बोलो बरखुरदार, पक्का? ठीक है सर। तो इस बात का जरूरत तुमको बहुत कम पड़ेगा, बस ये बात याद रखना कि डेल्टा थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जितना ज्यादा डेल्टा थीटा होगा रेडियस उतना कम हो जाएगा, दैट ओके। ऑब्वियसली डेल्टा थीटा होगा तो बेंडिंग बढ़ेगा, बेंडिंग बढ़ेगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा, अब बेंडिंग कम रहेगा तो रेडियस बड़ा होगा। नहीं, ऐसे है तो बड़ा रेडियस है, ऐसे है तो छोटा रेडियस है, दैट ओके। तो ये चीज लिख लीजिएगा थोड़ा। हाँ, बेंडिंग ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप इज द हेडिंग। ए भाई, हम लोग जो ये फॉर्मूला डेराइव किए हैं इसमें अल्फा 1 बोल दिए, अल्फा 2 से ज्यादा है, इसीलिए नीचे में अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आया। अगर यहीं पे अल्फा 2 ज्यादा होता अल्फा 1 से, नीचे में आता अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तुम एक काम करो ना, इसको मॉड लगा लो, है ना, नहीं तो लगेगा रेडियस नेगेटिव हो गया। ठीक है, जल्दी लिखो भाई। सर्कल। बच्चों, हम लोगों को एक चीज पढ़ना है ना, कि नहीं लिखे हो क्या? लिख लियो पक्का? हाँ, हम लोगों को अभी एक चीज पढ़ना है, सुनिएगा मेरी बात। क्या पढ़ना है और उसको पढ़ने के लिए किस चीज का जरूरत है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रुक जाओ, पेन नीचे करो। जैसे अगर मान लो कि दो फिक्स्ड वॉल है, दो वॉल है, इसके बीच में हम लोग एकदम फिट करता हुआ एक रॉड फंसा है, ठीक है, एग्जैक्टली दोनों वॉल से सटा हुआ है, ठीक, नीचे ऊपर नहीं जा रहा। अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो कायदे से ये एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन दीवार काफी रिजिड है, वो इसको एक्सपेंड होने, तो ये दीवार को किसी फोर्स से पुश करेगा कि नहीं करेगा, और दीवार इसको भी करेगा। हम लोग वो फोर्स पता करने में इंटरेस्टेड है। हम लोग का इंटरेस्ट किस चीज में है? उस फोर्स को पता करना चाहते हैं। मेरा बात समझ में आ गया? इस पर जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, जिसको तुम लोग प्रेशर के नाम से पहले जानते होगे, है ना। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। तो अभी हम लोग वही चीज पता करना चाह रहे हैं, और वो पता करने के लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिसिटी का एक बेसिक चीज तुमको बताना पड़ेगा। तो थोड़ा हम बता देते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे। सुनिएगा मेरी बात। अगर कोई भी रॉड है, कोई भी रॉड है, और इसका ओरिजिनल लेंथ है L, इसका ओरिजिनल लेंथ है L, और ये जो एरिया है इसको हम लोग क्रॉस, एक मिनट, ये जो एरिया है इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
इस पे एक फोर्स लगा दे, इतना ज्यादा तो एरिया में चेंजिंग नहीं होगा। सुने, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं। अगर फोर्स लगा के इसको खींचेंगे, मेटल वेटल को ऐसे खींचते हैं तो थोड़ा सा तो खींचा जाता है ना, है ना। तो मान लो कि फोर्स लगाने से ये डेल्टा एल आगे खिंचाया, डेल्टा एल आगे खिंचाया। अभी तो हम खींच रहे थे तो डेल्टा एल बढ़ गया, ये कंप्रेस कर रहे होते तो डेल्टा एल घट जाता, कंप्रेस कर रहे होते तो डेल्टा एल घट जाता। तो इसमें जो अभी जो स्ट्रेस होगा इसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्यों? क्योंकि इसको टेंशन दे रहा है ना। और यही अगर ऐसा होता तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। असल में ये फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता, ये होता है टेंशन डेवलप्ड डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन चूंकि हम ये फोर्स एफ से खींचे और रुके हुए हैं, तो हम जितना से खींच रहे हैं इस रॉड में उतना ही टेंशन है, तभी ये रुका हुआ है। असल में एफ बाय ए नहीं होता, होता क्या चीज है, टेंशन डेवलप्ड बाय एरिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन डेवलप्ड बाय एरिया। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। अच्छा, अगर हम एफ फोर्स से खींचे और रुके हुए हैं तो मेरे एफ को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन कितना होगा वो एफ के बराबर। तो फिर जो इसमें स्ट्रेस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ बाई ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक ऐसा ही चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन जनरली तुम लोग क्रिकेट से अगर परिचित होगे तो कई बार ये वर्ड यूज होता है, खिलाड़ी सबके पैर वैर में स्ट्रेन हो जाता है ना, लगड़ाते हुए फिर पेविलियन चला जाता है, नहीं। तो स्ट्रेन का मतलब ही होता है खिंचाव, है ना। तो स्ट्रेन को यहाँ डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और जो इलास्टिक बॉडीज होता है उनके लिए जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो लिया गया तो एक मटेरियल का, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो एक फिक्स्ड वैल्यू आया। हम क्या बोले, एक इलास्टिक मटेरियल के और प्लास्टिक मटेरियल में क्या होता है कि अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन हो तो बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, ठीक है क्या। तो जनरली क्या पाया गया कि स्ट्रेस was directly proportional to strain या strain was directly proportional to stress। और जितना ज्यादा हम इसको फोर्स लगाते चले जाएंगे उतना ज्यादा ये खिंचता चला जाएगा, स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो इस दोनों का जो रेशियो आया, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक आता है, उसको हम लोग लिखते हैं, ये y जो है ये क्या हो गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, यंग्स मॉडुलस। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, यंग्स मॉडुलस। अच्छा, ये चीज जैसे टेंसाइल में हुआ वैसे कंप्रेसिव में भी हो सकता है ना। उसमें क्या, ये क्लियर है क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। यूनिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर, और दिस इज यूनिटलेस, दिस इज डेल्टा एल बाय एल, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो दिस इज यूनिटलेस, हाँ या ना। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होगा, चूंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा, जो स्ट्रेस का होगा। तो यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अब यही चीज हम लोग एक बार और लिख लेते हैं फॉर कंप्रेसिव, फॉर ये डेल्टा एल। तो यहाँ पे जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होगा दैट इज यंग्स मॉडुलस। यहाँ पर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतना चीज बस लिख लीजिए, बाकी चीज तो इलास्टिसिटी चैप्टर में अभी इतना ही लिख लीजिए जल्दी। ये जो यंग्स मॉडुलस है जो कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है।
अच्छा, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अगर तमीज से लिखे तो क्या लिखेंगे, जरा बताओ तुम। ये रुकने यार, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना, एफ बाई ए, स्ट्रेन कितना, डेल्टा एल बाय। तो यंग्स मॉडुलस जो होगा दैट इज एफ एल बाय ए डेल्टा एल, यस और नो। तो डेल्टा एल का वैल्यू जो हो, अच्छा ये तो यंग्स मॉडुलस है, और डेल्टा एल का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा एफ एल बाई वाई। ठीक है, ये भी तुम्हारी कॉपी में लिखा होना चाहिए। थोड़ा जल्दी कीजिए, पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं हूँ इसमें। चलो, तो अब वापस से आ जाते हैं हम लोग वहां जहां हम लोगों को जाना था। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन रॉड। सुनो मेरी बात, एक रॉड है, एक रॉड है, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L। ये दो वॉल के बीच में फंसा हुआ है, बहुत सारा वेरिएबल दे दिए हैं। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये y क्या है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है क्या, if temperature is increased, if temperature is increased by delta theta, then what is the stress developed in wire, what is the stress developed in wire, वायर में स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ है। ठीक है सर, हम आपको बताएंगे, आप नहीं सुन लिखिए, कुछ सुन लीजिए। एक बात बताओ, अगर ये दीवार नहीं होता तो ये रॉड क्या करता, एक्सपैंड करता, कितना एक्सपैंड करता। मान लेते हैं ये वाला एंड यही है, मान लो ये वाला एंड यही है, तो ये यहां से एक्सपेंड कर जाता डेल्टा एल, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा थीटा, यस और नो। इतना एक्सपेंड कर जाता अगर दीवार नहीं होता तो, लेकिन ऑन करो, अगर दीवार नहीं होता तो इतना एक्सपेंड, लेकिन दीवार है, तो दीवार क्या किया, ऐसा मानो कि इसको एक्सपेंड होने दिया और फिर दीवार इसको, असल में ऐसा हुआ ही नहीं, रॉड यहां तक गया नहीं, दीवार लगातार इस पे फोर्स लगाते रहा। लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि लेट से एक्सपेंशन की, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, एक्सपेंशन की वजह से ये वहां पहुंच गया, और फिर उसके बाद सॉरी, फिर उसके बाद हमने एफ फोर्स लगा करके, इसे कंप्रेस कर दिया, ऐसा मान सकते हैं ना। अब ये एफ फोर्स लगाने वाला कौन होगा, ये एफ फोर्स लगाने वाला कौन होगा, दीवार। बात समझ गए, असल में दीवार इसको एक्सपैंड नहीं होने दिया, लेकिन उसको हम लोग कैसे समझे, पहले इसको एक्सपैंड करा दिए और फिर फोर्स लगा करके कंप्रेस कर दिया, और ये फोर्स बोले कि कौन लगाया, दीवार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो यहां से यहां तक के लिए हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन लिख सकते हैं। यहां से यहां तक में स्ट्रेस कितना हो जाएगा, कंप्रेसिव होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो क्या हो जाएगा, एफ बाई, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, बाद में रखेंगे उसका वैल्यू, है ना। तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, एफ बाई ए अपॉन स्ट्रेस बाई स्ट्रेन ना, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये हो गया। अब डेल्टा एल की जगह पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा एल की जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगा,
एल अल्फा, एल एल कट जाएगा, है ना। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, या एफ बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल एल कट गया ना, तो एफ बाई ए कितना हो जाएगा, वाई अल्फा डेल्टा थीटा। ये एफ बाई ए क्या है, स्ट्रेस। एफ बाई ए क्या है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा, तुमको सवाल मिलेगा ही। और कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू दैट इज एफ बाई ए, दिस स्ट्रेस इज हाउ मच, एफ बाई ए। और कंप्रेसिव फोर्स का वैल्यू कितना होगा, अगर फोर्स का वैल्यू पूछेगा तो कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, ए, अच्छा वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो मैं चाहूंगा कि आपको ये दोनों एक्सप्रेशन जो हो वो रटा हुआ हो, ये और ये, ठीक है सर। जल्दी लिखिए गोली के गति से। देखो इसमें ना एक सवाल आता है कंपोजिट रॉड सिस्टम का, सुनना मेरी बात। कंपोजिट रॉड में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ, जैसा बाई मेटालिक स्ट्रिप पढ़े थे ना वैसा ही होता है, लेकिन उसको हम बेंड होने नहीं देते हैं, उसको बेंड होने नहीं देते। जैसे कि ये एक रॉड है, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, A1 मान लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है और यंग्स मॉडुलस Y1 है, ठीक। लेंथ L है, लेंथ L है, ठीक है। और दूसरा एक रॉड है, उसका भी लेंथ L ही है, लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 2 है और यंग्स मॉडुलस Y2 है, ठीक है सर। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, और हम इसको बेंड नहीं होने दे रहे, ठीक है, नो बेंडिंग, बेंड नहीं होने दे रहे। और इसको हम बढ़िया से वेल्डिंग किए हुए, तो बेंड अगर नहीं होने देंगे तो वेल्डिंग किए हुए तो दोनों का लेंथ तो हमेशा ही सेम रहेगा, दोनों का लेंथ हमेशा ही। तो फिर फाइनली क्या होता है, मेरा बात समझना, फाइनली जैसे फाइनली इसका लेंथ जो है वो ये पहले था L, यहां से X बढ़ गया, दोनों का लेंथ X बढ़ गया। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग X, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, मेरा बात समझ में आ गया। पहले तुम ये लिख लो कि हमको ये पता करना है कि दोनों कंबाइंड एक्सपेंड कर रहा है, बेंडिंग नहीं हो रहा है, तो कितना एक्सपेंड करेगा ये पता करना है, जल्दी लिखना। तो यार इस सवाल को ऐसे समझते थोड़ा हम, हुआ क्या होगा, ये बेचारा एक्सपेंड कर गया होगा। जैसे अगर मान लो कि वेल्डिंग का प्रभाव नहीं होता, हाँ ए भाई, यस सर, वेल्डिंग का प्रभाव नहीं होता तो ये कितना आगे चला गया हुआ होता, डेल्टा L1 जो कितना होता है L अल्फा 1 डेल्टा थीटा, कहो हाँ, सच बोलो, पक्का। और ये जो नीचे वाला है, अगर इसको भी हम आजादी दिए रहते तो ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता, नहीं कितना एक्सपेंड कर जाता है, यहां से डेल्टा L2, वो कितना होता है L अल्फा 2 डेल्टा थीटा, है ना। लेकिन ना तो ये इतना पहुंचा ना तो ये इतना पहुंचा,
हुआ क्या, बोलना हुआ क्या, हुआ ये कि ये थोड़ा पीछे ही रह गया और ये थोड़ा, और ये नेट दूरी कितना हो गया x, ये नेट दूरी कितना हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसीलिए हुआ होगा कि ये जब आगे भागना चाह रहा होगा तो इस दोनों का वेल्डिंग वाला जॉइंट जो है वो उसको कह रहा होगा कि थोड़ा पीछे आ जाओ। ये बेचारा गरीब जब इतना ही तक आना चाह रहा होगा तो ये जॉइंट बोल रहा होगा कि थोड़ा आगे आओ। नहीं समझ में आया, जो फोर्स इसको बोल रहा होगा पीछे आओ, वही फोर्स इसको नीचे वाले को बोल रहा होगा। और इसीलिए नेट नेट क्या हुआ कि ये ऊपर वाला थोड़ा कंप्रेस हो गया, नीचे वाला थोड़ा इलोंगेट हो गया। यस और नो, नहीं समझे मेरा बात। ये ऐसा हुआ कि ये थर्मल जो हीट दिए, उस टेम्परेचर बढ़ाए, उसकी वजह से इतना एक्सपेंड कर गया, और ये वाला इतना एक्सपेंड नहीं किया, इससे कम ही एक्सपेंड किया। अब बाकी का बात कैसे समझे, सच्चाई तो ऐसा हुआ, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो इतना गया था उसको वापस से खींच लिया, कौन, यहाँ का वेल्डिंग। वो वेल्डिंग इस पे किधर फोर्स लगाया होगा, तो जो इस पे पीछे फोर्स लगाया होगा वो नीचे वाले पे आगे लगाया होगा, और ये जो पीछे बचा छूटा हुआ था उसको थोड़ा आगे। मेरा बात समझ में आया, पिक्चर क्लियरली दिख रहा है क्या आपको, बोलो, यो दिख रहा है, हाँ है ना। अब एक बात बताओ कि इसमें जो कंप्रेशन हुआ वो कितना का हुआ, पहले वाले में कंप्रेशन कितने का हुआ, दिस माइनस एक्स, यही ना। फाइनली तो यहां पे पहुंचा हुआ है ना, तो यहां से यहां इसमें कंप्रेस हो गया ना, कितना कंप्रेस हो गया, डेल्टा L1 माइनस, तो कितना कंप्रेस हो गया, L अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस एक्स। ये क्या हुआ इसका कंप्रेशन, ये क्या हो गया इसका कंप्रेशन। यस और नो। यार पीछे हम एक चीज गलती पढ़ा दिए थे क्या, इसमें हम एक चीज गलती क्या पढ़ाए तुमको, इसमें एक चीज क्या गलती पढ़ाए कि जो ये स्ट्रेन में जो L लिए थे वो असल में L नहीं होना चाहिए था, वो कितना होना चाहिए, L प्लस डेल्टा, यहां था ना, यहां से दबा करके यहां पहुंचाए थे ना, लेकिन इसको जबरदस्ती फिर क्या लिख देंगे, डेल्टा L बहुत छोटा है। मेरा बात नहीं समझे, ये फोर्स तो उसको यहां से यहां खींच रहा है ना, दबा रहा है ना, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ को हम L प्लस डेल्टा L लिखे, लेकिन उसको जबरदस्ती डेल्टा L के बराबर L के बराबर लिख दिए, क्योंकि डेल्टा L इज वेरी स्मॉल। इज दैट ओके, मेरा बात समझ में आया पक्का, वहां गए तो हमको भी ध्यान आया। तो एक बात बताओ, ये वाला रॉड जो है वो कंप्रेस कितने से हो गया, डेल्टा L1 माइनस एक्स, डेल्टा L1 माइनस, ये इसका क्या हो गया कंप्रेशन, डिवाइडेड बाय इसका ओरिजिनल लेंथ, डिवाइडेड बाय इसका ओरिजिनल लेंथ होना चाहिए था L प्लस डेल्टा L, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसको क्या लिख दिए, ये चीज क्या हो गया मेरा स्ट्रेन, ये चीज क्या हो गया, किसमें, पहले वाले में है ना, बोलो स्ट्रेन इन कौन सा रॉड, पहला वाला है ना। दूसरा वाला कितना इलोंगेट हुआ, दूसरा वाला कितना इलोंगेट हुआ, x माइनस डेल्टा L2, नहीं असल में यहीं तक जाना था, लेकिन खींच करके इसको यहां तक पहुंचा दिए। फाइनली जो पहुंचा है वो देखो जरा, कितना खींचे हुए हैं इसको, x खींचे हुए हैं ना, अरे है ना। तो ये बेचारा तो टेम्परेचर की वजह से तो इतना ही एक्सपेंड किया था, इतना ही दूरी तक एक्सपेंड किया था टेम्परेचर की वजह से, लेकिन फाइनली अगर यहाँ पहुंचा तो इसको पहुंचाने के लिए कोई फोर्स तो लगा होगा ना, है ना। तो पहले इसका स्ट्रेन कितना होगा सो बताओ, इसका चेंज इन लेंथ कितना हुआ, चेंज इन लेंथ हुआ x माइनस डेल्टा L2, तो x माइनस डेल्टा L2 कितना, L अल्फा 2 डेल्टा थीटा, ये क्या हो गया चेंज इन लेंथ। अब भाई ओरिजिनल लेंथ लिखना चाहिए ये, लेकिन ऑलमोस्ट क्या लिखेंगे हम, लगभग L, तो ये क्या हो गया स्ट्रेन इन 2, दैट इज स्ट्रेन इन, यस और नो। अच्छा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, है ना,
बोलो। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन, कहो हाँ। तो ये वाला जो होगा इसको हम लोग, इस स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस दैट इज एफ अपॉन A1, एफ अपॉन डिवाइडेड बाय Y1, यस और नो। और इसका स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। तो इसका क्या हो जाएगा, F अपॉन A2 डिवाइडेड बाय, दोनों में फोर्स बराबर रखे, उसका लॉजिक समझ में आया। जो फोर्स इसके लंबाई को बढ़ने से कम कर रहा होगा, रोक रहा होगा, वही फोर्स इसके लंबाई को जो कम था उसको बढ़ा रहा होगा, है ना। वेल्डिंग क्या कर रहा होगा, ऊपर वाले को खींच करके छोटा रख रहा होगा और नीचे वाले को खींच करके बड़ा कर दिया होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट होगा न्यूटन थर्ड लॉ से। तो इसीलिए दोनों जगह फोर्स को, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब अगला काम हमको क्या करना है सो बताओ, दोनों फोर्स को इक्वेट कर दो बेटा। तो दोनों फोर्स को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने से क्या होगा जरा बताओ दो, A1Y1 इंटू L अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू, इज कितना, ये हो गया ना, ये एफ आ गया। यहां से अब क्या आ जाएगा, A2Y2 एक्स माइनस L अल्फा 2 डिवाइडेड बाय इधर हो गए, एल काट दें यहाँ पे। तो अब कितना हो जाएगा जरा बताना, यहाँ बताओ जरा, A1Y1 L अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस A1Y1 एक्स is equal to A2Y2 x minus A2Y2 L alpha 2 delta theta. Is that okay? अब इस x को और इसको एक साइड में लेके आ जाए, बोलो। तो थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करो तो L डेल्टा थीटा तो बाहर आ जाएगा ना। तो A1Y1 अल्फा 1 और ये प्लस में आ जाएगा ना, A2Y2 अल्फा 2 इंटू L डिवाइडेड बाय A1 बाय 1 प्लस A2 बाय 2 इज इक्वल टू, कितने लोगों को ये बात समझ में आया। अरे बेसिक कैलकुलेशन है भाई, इस वाले को लेफ्ट में लाया, इसको राइट में लेके एक्स कॉमन लेकर के डिवाइड कर दिए, ठीक है सर। तो अगर यहीं पे नंबर ऑफ रॉड ज्यादा होता, 2 से 3 होता, तो इस एक्सप्रेशन में क्या आता पता है, ऊपर में A1Y1 अल्फा 1 प्लस A2Y2 अल्फा 2 है ना, वहां एक और आ जाता A3Y3 अल्फा 3, और नीचे में A1Y1 प्लस A2Y2 है, वहां एक और आ जाता A3 और वहां से एक्स आ जाता, फाइनल एलोंगेशन। क्लियर है क्या? फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं मैंने किया क्या। असल में इसका जो लेंथ था वो सिर्फ L था दोनों का, ठीक है। दोनों का एरिया अलग अलग था, यंग्स मॉडुलस अलग अलग था, अल्फा भी अलग अलग था। इसको हम टेम्परेचर दिए तो कायदे से ये बेंड हो जाता है, कायदे से। लेट्स से कि हमने इसको बेंडिंग अलाउ ही नहीं किया, ये बेंड हुआ ही नहीं, तो नहीं हुआ तो फिर तो वेल्डिंग किया हुआ है तो दोनों का लेंथ फाइनली बराबर रहेगा। तो मान लेते हैं कि एक्सपेंड करके L से L प्लस एक्स हो गया, एक्स से वो एक्सपेंड कर गया। इज दैट ओके? तो अब एक बात बताओ कि अगर ये एक्सपेंड कर गया है तो ये इंडिविजुअली जितना जाता और ये इंडिविजुअली जितना जाता उतना तो अब नहीं होगा, है ना। मान लो ऊपर वाला इंडिविजुअली जाता, कितना एक्सपेंड करके जाता, L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और नीचे वाला एक्सपेंड कितना करता है, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। कायदे से तो ये शेप रहना चाहिए था हमको कि एक थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड कर गया दूसरा कम किया, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा वेल्डिंग की वजह से, तो नहीं हो रहा। तो वेल्डिंग का यहाँ पे रोल क्या है कि जो ज्यादा एक्सपेंड किया उसको जबरदस्ती कंप्रेस कर दे, और जो कम एक्सपेंड किया उसको जबरदस्ती खींच दे। ये जो कंप्रेस किया होगा वो कौन किया होगा, वेल्डिंग का फोर्स, है ना। और इसको जो इलोंगेट किया होगा वो कौन किया होगा, वेल्डिंग का फोर्स। ऊपर वाले को कंप्रेस कितना किया गया है, डेल्टा L1 माइनस, नीचे वाले को इलोंगेट कितना किया गया, x माइनस डेल्टा L2। तो ऊपर वाले का डेल्टा L1 माइनस एक्स, डेल्टा L1 माइनस एक्स बाय ओरिजिनल लेंथ को हमने स्ट्रेन बोल दिया,
नीचे वाले का x माइनस डेल्टा L2 बाय ओरिजिनल लेंथ को मैंने स्ट्रेन बोल दिया। ऊपर वाले का स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, तो ऊपर वाले का स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। नीचे वाले का स्ट्रेन क्या होगा, नीचे वाले का स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस में एरिया भले ही अलग अलग हो लेकिन फोर्स दोनों के लिए सेम होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। सेम ही वेल्डिंग, एक को खींच रहा है और एक को मतलब कंप्रेस कर रहा है ना, तो दोनों के फोर्स को इक्वेट कर दिया, यहां से x का वैल्यू हमको मिल गया। इज दैट ओके? यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन खत्म होता है। कायदे से हमको आज सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कराना था लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज देखेंगे। चलिए बाय बाय।